9 महीने की एज पर बच्चे को विटामिन ए के घोल की कितनी खुराक दी जाती है? 1 लाख IU। 9 महीने की एज पर बच्चे को विटामिन ए के घोल की कितनी खुराक दी जाती है? 1 लाख IU। डिप्थीरिया का कारण कौन सा जीवाणु है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कारण कौन सा जीवाणु है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। किस एज ग्रुप के बच्चे को इन्फेंट अथवा शिशु कहते हैं? 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष। किस एज ग्रुप के बच्चे को इन्फेंट अथवा शिशु कहते हैं? 0 से 1 वर्ष। किस एज का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 महीने का बच्चा। किस एज का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। टोडलर एज क्या होती है? 1 से 3 वर्ष। टोडलर एज क्या होती है? 1 से 3 वर्ष। किस एज ग्रुप के बच्चे को इन्फेंट अथवा शिशु कहते हैं? 0 से 1 वर्ष। किस एज के ग्रुप के बच्चे को इन्फेंट तथा शिशु कहते हैं? 0 से 1 वर्ष। टोडलर एज क्या होती है? 1 से 3 वर्ष। एक बालक डिस्पेनिया से ग्रसित है। सर्वप्रथम एक नर्स के रूप में आप बच्चे को क्या केयर प्रदान करेंगे? ऑक्सीजन शुरू करना। एक बालक डिस्पेनिया से ग्रसित है। सर्वप्रथम एक नर्स के रूप में आप बच्चे को क्या केयर प्रदान करेंगे? ऑक्सीजन शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से किस साइन की उपस्थिति मेनिंजाइटिस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है? बोथ बी और सी। बी कर्निंग साइन, सी ब्रूड-जिंस्की साइन। एक सामान्य वजन वाले नवजात में प्रयोग में ली जाने वाली एंडोट्रैकियल ट्यूब का इनर डायामीटर होना चाहिए 4 mm। टेटनस मुख्यतः किसके द्वारा फैलता है? घाव का टेटनस के विजाणु द्वारा कंटामिनेटेड होने से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हों कि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। एक शिशु में रिसससिटेशन करते समय चेस्ट कंप्रेशन एवं वेंटिलेशन ब्रीथ का अनुपात क्या होना चाहिए? 5:1। वेंटिलेशन ब्रीथ का अनुपात क्या होना चाहिए? 5:1। निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती है? बेरी-बेरी। निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती है? बेरी-बेरी। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जनित बीमारी है? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है? डिप्थीरिया। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती है? बेरी-बेरी। कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है? तापमान की कमी। कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है? तापमान की कमी। निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती है? बेरी-बेरी। और कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है? तापमान की कमी। जब तापमान की कमी हो तो कंगारू मदर केयर देनी चाहिए। एक नवजात शिशु में माउथ एवं नोज के सक्शन हेतु किस साइज का कैथेटर काम में लेना चाहिए? 8 नंबर का। एक नवजात शिशु में माउथ एवं नोज के सक्शन हेतु किस साइज का कैथेटर काम में लेना चाहिए? 8 नंबर का। एक एक्यूट रेनल फेलियर वाले बच्चे की डाइट में क्या होना चाहिए? हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन। हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन। एक प्रीटर्म बेबी में हाइपोथर्मिया होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि सरफेस एरिया अधिक होता है और शरीर में ब्रोन फैट की कमी होती है। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बच्चे में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्वेशियोरकर। बच्चे में प्रोटीन से होने वाली बीमारी क्वेशियोरकर। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पेंटावेलेंट की 3rd डोज कब लगाई जाती है? 14 सप्ताह पर।
पेंटावेलेंट की थर्ड डोज कब लगाई जाती है? 14 सप्ताह पर। बच्चों के तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? मलाशय द्वारा। बच्चों का तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? मलाशय द्वारा। और पेंटावेलेंट की थर्ड डोज कब लगाई जाती है? 14 सप्ताह पर। बच्चों के तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? मलाशय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती माँ में लगाया जाता है? टीटी। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती माँ में लगाया जाता है? टीटी। एक बच्चे का मलाशय द्वारा तापमान लेने पर थर्मामीटर को कितने अंदर तक इंसर्ट करना चाहिए? 1 इंच। एक बच्चे का मलाशय द्वारा तापमान लेने पर थर्मामीटर को कितने अंदर तक इंसर्ट करना चाहिए? 1 इंच। किस एज का बच्चा दांतों में ब्रश करने लग जाता है? 3 वर्ष का। किस एज का बच्चा दांतों को ब्रश करने लग जाता है? 3 वर्ष का। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? आईजीजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? ऑल। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मेकोनियम इन यूरिन, वॉमिटिंग। ऑल। एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? ऑल। रिससिटेशन में प्रयोग किए जाने वाले TABC का क्या मतलब है? टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। लाइक करना ना भूलें। किस एज में बच्चा बायसिलेबस जैसे मामा, नाना आदि का उच्चारण शुरू कर देता है? 9 महीने पर। किस एज पर बच्चा बायसिलेबस जैसे मामा, नाना आदि का उच्चारण शुरू कर देता है? 9 महीने पर। एक नवजात शिशु की स्थिति का पता करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? एबगार स्कोरिंग। एक नवजात शिशु की स्थिति का पता करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? एबगार स्कोरिंग। निम्नलिखित में से नवजात मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सेप्टिसेमिया। एक बच्चे में सर्वप्रथम कौन से प्रारंभिक दांत का उद्भवन होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। एक बच्चे में सर्वप्रथम कौन से प्रारंभिक दांत का उद्भवन होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। और नवजात मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है सेप्टिसेमिया। डीपीटी का बूस्टर डोज कब दी जाती है? 16 से 24 महीने पे। डीपीटी की बूस्टर डोज कब दी जाती है? 16 से 24 महीने पर। निम्नलिखित में से नवजात मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है सेप्टिसेमिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्भवती महिला में दिए जाने वाले टीटी के 2 टीकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1 महीना। समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1 महीना। एक गर्भवती महिला को दिए जाने वाले टीटी के 2 टीकों के मध्य समय कितना अंतराल होना चाहिए? 1 महीने का। पेंटावेलेंट के 2 टीकों के मध्य अंतराल कितना होना चाहिए? 4 सप्ताह। पेंटावेलेंट के 2 टीकों के मध्य अंतराल कितना होना चाहिए? 4 सप्ताह। हीमोफीलिया मुख्यतः किस में पाया जाता है? नर में। हीमोफीलिया मुख्यतः किस में पाया जाता है? नर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना ना भूलें। प्रसव के बाद 3 दिनों तक मां के स्तनों से निकलने वाला दूध कहलाता है कैल्स्ट्रॉम। एंटी सोशल बिहेवियर, जिसमें कोई बच्चा जानबूझकर गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहता है। जुवेनाइल डिक्वेंसी। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। प्रसव के बाद 3 दिनों तक मां के स्तनों से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? कैल्स्ट्रॉम। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानी जाती है? रूबेला। एक नवजात शिशु में एबगार स्कोर कब मेज़र करना चाहिए? जन्म के 1 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद। एक नवजात शिशु में एबगार स्कोर कब मेज़र करना चाहिए? जन्म के 1 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारी जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानी जाती है? रूबेला। एबगार स्कोर में निम्नलिखित में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है? श्वसनदर। एबगार स्कोर में
निम्नलिखित में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है? श्वसनदर। बच्चों में खसरा मुख्यतः किस रूट द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बच्चों में खसरा मुख्यतः किस रूट के द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एक जन्मजात रोग जिसमें एसोफेगस का डिस्टल एंड बंद होता है कहलाता है एसोफेजियल एट्रेसिया। किस अवस्था में बच्चे का टीकाकरण नहीं करना चाहिए? जब बच्चा इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर हो। जब बच्चा इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो। एक प्रीटर्म बेबी में सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि सर्फेक्टेंट की कमी होती है। एक बच्चे की लंबाई कितनी एज पर जन्म की लंबाई के 2 गुनी हो जाती है? 4 साल पर। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।